नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शादी एक पवित्र बंधन है जहां दो लोग प्यार, विश्वास और समझ के साथ अपना जीवन बिताने का वादा करते हैं। लेकिन जब यही रिश्ता शक, दबाव और जबरदस्ती में बदलने लगे तो क्या ये रिश्ता जख्म देने वाला बन जाता है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद हमारे घरों में तो होता है पर कभी खुलकर चर्चा में नहीं आता, इसके पर चर्चा नहीं होती। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर पति अपनी पत्नी पर मोबाइल का पासवर्ड, बैंक खाते की जानकारी या निजी डेटा जबरदस्ती मांगता है तो ये सिर्फ निष्ठा का हनन ही नहीं बल्कि ये घरेलू हिंसा के तहत आता है। अब जरा सोचिए, क्या शादी में सब कुछ साझा करना जरूरी है? क्या भरोसे का मतलब ये है कि आपकी निजी सीमाएं ही ना रहें? आज हम बात करेंगे उन अनकहे दबावों की जो अक्सर रिश्तों के नाम पर झेले जाते हैं। क्या ये प्यार है या मनमानी तरीके से नियंत्रण? क्या पत्नी का ना कहना गलत है? क्या डिजिटल दुनिया में भी इंसान की निजता उतनी ही जरूरी है जितनी असल जिंदगी में है? आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो इन तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। तो शो की भी शुरुआत करते हैं, बात खुलकर करते हैं ताकि रिश्ते मजबूत बने और किसी की चुप्पी उसका अपराध ना बन जाए। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनसे तारुफ कर रहा हूं। उससे पहले कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि रिश्ते में ज्यादा जरूरी क्या है, प्यार या समझदारी? और क्या शादी के बाद प्राइवेसी की कोई जगह नहीं बचती? पति हो तो क्या हुआ, पत्नी के फोन का पासवर्ड और बैंक डिटेल्स क्या नहीं मांग सकते? क्या पति पत्नी को अपनी इनकम और खर्च की पूरी जानकारी एक दूसरे को देनी चाहिए? आज के रिश्ते सोशल मीडिया से जवाब यहाँ पर लेते हैं और ज्यादा प्रभावित भी होते हैं या संवाद की कमी हो गई है आजकल रिश्तों में? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, आर.एस. गोस्वामी लॉयर है, स्पेशलाइजेज इन मैट्रिमोनियल केसेस। पवन दुग्गल साहब हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। साक्षी भुगल लांबा मेरे साथ जुड़ गई हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं। और बरखा त्रेहन एक्टिविस्ट हैं, कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। चलिए लोगों से बात करते हैं और इस फैसले के बारे में उन्हें बताते हैं और जानते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी वाइफ या फिर मेरे गर्लफ्रेंड से इफ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इन विथ हर, सो आई थिंक इट डजंट कम अंडर अ डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज it automatically builds a trust between each and every person. So सामने वाला पर्सन भी ट्रस्ट करना चाहिए, आई फील। So it all depends on the trust game only. हम लोग घरों में बैंक डिटेल, पासवर्ड, ऑल अदर डिटेल इंक्लूडिंग अवर फोन पासवर्ड आर नोन टू ईच अदर, और मुझे लगता है ये भरोसे का प्रतीक है, ना कि वॉयलेशन किसी तरह का। मेरा वाइफ अभी तक मेरा कुछ भी ऐसे डिटेल्स लिए नहीं, ना अकाउंट स्टेटमेंट, ना सैलरी एक्सेट्रा। तो मैं उसका कभी पूछूंगा भी नहीं, है ना। उसका भी रिसेंटली 2-3 जॉब चेंज किया है, पैकेज अभी तक मालूम ही नहीं है मुझे। तो इट्स सब्जेक्टिव, तो जो आप पूछ रहे हो वो डिपेंड करता है मेंटालिटी लोगों के ऊपर। पर मेरे हिसाब से ऐसे एक रूल होना नहीं चाहिए कि वो मेरे से डिटेल, मैं उससे डिटेल लूँ एक्सेट्रा। Depends that what type of privacy any individual want actually. So अगर as a husband wife we are comfortable with each and everything to each other, then there should not. पहले कानूनी एंगल जो है गोस्वामी जी वो समझना चाहती हूँ मैं इस पूरे मामले में। किस तरह से घरेलू हिंसा के तहत आ जाता है अगर आप बैंक डिटेल्स मांगते हैं अपनी पत्नी से या अपने स्पाउस से, अपने पति पत्नी, अपने पार्टनर से? मोबाइल का पासवर्ड हुआ, बैंक डिटेल्स हुआ या किसी भी तरह की ऐसी जानकारी जो गोपनीय है, जो वो उसी शख्स के लिए है। सभी को नमस्कार। मैडम देखो, आपका जो आज का प्रश्न है, दुग्गल साहब, पूरी जिंदगी दुग्गल साहब को हमने सुना डिजिटल पर भी, जिस समय साइबर होता भी नहीं था तब आपने शुरुआत की थी और मैंने उस समय मैट्रिमोनियल में काम शुरू किया था दिल्ली में। आप मानेंगे नहीं मैडम, उस समय मात्र 2 जज हुआ करते थे पूरी दिल्ली के अंदर। लोग इस बात को बड़ा लाइटली लेते थे, गोस्वामी जी आपने किस लाइन में आप काम करते हैं। और आज स्थिति ये है कि मेरे देश में, दिल्ली में नहीं,
पूरे हिंदुस्तान में आज पोजीशन ये है कि कहीं केस किसी के पास है या नहीं है, लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हर अदालत में और हर शहर के अंदर और हर तबके के अंदर है। पहले डाइवोर्स का मतलब था बड़े आदमियों का मतलब डाइवोर्स लेते थे। आज जो 4th क्लास एम्प्लॉय है, अंडर पॉवर्टी लाइन भी है, उनके भी डाइवोर्स उसी रेशो में है जो मीडियम क्लास के हैं और ए क्लास के। लेकिन आज का जो मुद्दा है, सबसे पहले तो क्योंकि एक स्त्री से जुड़ा हुआ मैटर है, तो सम्मान के साथ मैं कहूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, ईश्वर वहां निवास करता है। लेकिन आज क्या हो गया, ये कॉमर्शलाइज्ड हो गया। जिस समय शादी के लिए लड़का तैयार होता है, सबसे पहले आपस में पूछते हैं तेरा पैकेज क्या है, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है इस बात का कि तुम्हारा पैकेज क्या है, मेरा पैकेज क्या है। तो जब पैकेज की बात आ गई तो पति पत्नी वाली बात तो मैं समझता हूं 50% वहीं खत्म। पत्नी यदि कमाती है तो वो इस बात के लिए नहीं कमाती कि आपकी कोठी बनेगी तो मैं उसमें सहयोग दूंगी। पत्नी ने एजुकेशन लिया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, तो उसके अपने व्यक्तिगत खर्चे बहुत हैं। उससे फायदा ही होता है कि पति को कम से कम एक राहत मिलती है कि कम से कम अपने जो खर्चे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ है, समय है, उसमें लगाए। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई है, मैं दोनों तरफ से बात करना चाहूंगा कि लड़का पूछता है पैकेज कितना है, लड़के देखते तुम्हारा पैकेज पहले क्या था कि लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, लड़की 12th में है, लड़का 4th क्लास एम्प्लॉय है, लड़की 10th पास है। तो उस समय लड़के की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी पत्नी को और अपना भरण पोषण करे, पत्नी की जिम्मेदारी होती थी परिवार को चलाए। आज तो सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है, पत्नी कहती है मैं खाना बनाना नहीं जानती, बिल्कुल ठीक हो गया। पति कहता है कि तुम कमाती कितनी हो, ये दूसरा गलत हो गया। मेरा एक सिंपल प्रश्न इस बात का है कानून के मुद्दे में कि पति और पत्नी दोनों जब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी कर रहे हैं, और बात हम कर रहे हैं धार्मिक कि 7 फेरे लेते हैं, उसमें 7 वचन होते हैं, उनको हमें एक साइड रख देना चाहिए आज के इस युग में जब हम पैकेज देख के शादी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उस स्थिति में पत्नी क्या कमाती है, तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने तो यहां तक देखता हूं सुबह से शाम तक कि 9 महीने नहीं चल पा रही, 6 महीने नहीं चल रही, और स्थिति क्या आ रही है कि वो कहते हैं जी वो अपना हिसाब नहीं बता रही। वो तुम देखिए घर का खर्चा आप दोगे और किराया पैसे दूध के आप दोगे, चीनी के मैं दूंगी। तो ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता रह गया, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। लेकिन यदि पत्नी का बैंक अकाउंट, मैं आपको इस चैनल से कन्फेस करना चाहता हूं, मैं लॉयर हूं, मेरे दोनों बेटे लॉयर हैं, मेरी वाइफ लॉयर नहीं, लेकिन लॉयर ना होने के बाद भी चूंकि वो पार्टनर है मेरे साथ में एक सिस्टम में, मैं उनके जो स्टाफ को सैलरी जाती है मैं उस सिग्नेचर को भी मैं नहीं कर सकता। चेक तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई लेटर आता है मैं नहीं देता, जबकि हमारे रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं, हम इतना प्यार करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है, अगर आप कहने का मतलब है आपका कि रिश्ता अगर बराबरी का है तो यहाँ पर ये जानकारियां साझा करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आजकल आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, आप एक तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं शादी की, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बरखा, आप क्या कहें? पत्नी नहीं चाहती तो ये पति की जिम्मेदारी है, उसकी निजता का, उसका जो सेल्फ अपना डॉक्यूमेंट है, वो कितना कमाती है, कितनी की एफडीआर उसने कर दी, आपका उससे। लेकिन ये तो आप एक धड़े की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। हम तो तरह तरह के केसेस देख रहे हैं, तरह तरह के केसेस देख रहे हैं। एक सीधा सा डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, डिस्टिंक्शन हमें चाहिए। और बरखा, आप बताइए यहाँ पर पति मांगे बीवी से या बीवी मांगे अपने पति से, दोनों का ही तो निजता का हनन हो रहा होगा ना यहाँ पर, कि नहीं हो रहा? कैसे देखा जाए इसको? मुझे तो इतना पता है कि ये जजमेंट जो आई है उसके हिसाब से सिर्फ पुरुषों का ही निशाना बनाया जा रहा है। पति से पासवर्ड मांगे तो घरेलू हिंसा, लेकिन जब पत्नी मांगती है तो वो पारदर्शिता कहलाती है। ये दोहरा मापदंड कैसे चल सकता है भला? गोपनीयता अगर होती है तो दोनों की होती है, एक तरफा कैसे हो सकती है? पति पत्नी दोनों के पास निजता का अधिकार है, तो अधिकार तो दोनों के लिए होने चाहिए। लेकिन कानून सिर्फ पुरुष के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पति को कोर्ट में हैरेसमेंट सहनी पड़ेगी, अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इंडिया की कैसे बात कर सकते हैं हम? ये कैसा डिजिटल इंडिया है? एक और पारिवारिक बरखा, भले ही बात यहाँ पे पुरुषों की हो रही है, लेकिन मामला और जो निष्कर्ष है वो दोनों पर ही लागू होता है। बिकॉज पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि मर्दों को या पुरुषों को टारगेट बनाया जा रहा है,
पार्टनर्स की एक दूसरे की प्राइवेसी क्या होती है, कितनी होती है? साक्षी क्या पूरी कहेंगी होनी यहाँ चाहिए। पर? शादी में प्राइवेसी कितने मायने रखती है साक्षी, और किस तरह से हम कविता जी, और किस हद तक हम ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं? एक एक राउंड सबका लेती हूँ मैं सवाल जवाब का, बरखा फिर आपके पास आती हूँ। साक्षी बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के अंदर ना प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअल में क्या है कि प्राइवेसी जनरली तब उस मैटर के अंदर आती है जहां पे भी आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो या आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई लूप होल हो। एक्चुअल में जो हमारा पार्टनर है वो हमारा एक्चुअली सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है। तो जब हम उस फ्रेंड से सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम उसको एकदम ओपनली हम उसके साथ सारी की सारे अपने मन के थॉट्स, अपने इमोशंस और सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे केस के अंदर वहां पे उस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्राइवेसी को हटा के अगर एकदम ही ओपन रिलेशनशिप के अंदर अपने पार्टनर के साथ आ जाओ, जिसके अंदर आप अपने सारे मन की फीलिंग्स उनसे शेयर करो, ऑब्वियसली फिर वो उसके अंदर फोन का शेयरिंग, मतलब फोन को देखना और ये सारी की सारी चीजें अलाउड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की दोनों चीजें ना वाइस वर्सा, मतलब दोनों के एस्पेक्ट से होना चाहिए। मेल को भी उतना राइट होना चाहिए और फीमेल को भी उतना राइट होना चाहिए कि अगर चाहूं कि मैं अपने पार्टनर का फोन चेक करना चाहूँ तो मुझे भी उतना इक्वली अलाउड है और मेरे पार्टनर को भी उतना इक्वली अलाउड है। लेकिन जहां पे भी बात बैंक रिलेटेड होती है, जहां पे भी आपके फाइनेंसेस की बात होती है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको एक प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक प्राइवेसी नहीं मेंटेन करनी चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर। पवन जी आपके पास आएंगे। हम यहाँ पे पति पत्नी के बीच में प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेसी जहाँ तक साइबर हैकर्स की बात है उससे तो कोसों कोसों दूर है। उनके साथ जिनके साथ प्राइवेसी होनी चाहिए पवन सर वहां पर तो है नहीं, और यहाँ पति पत्नी के बीच की प्राइवेसी का मुद्दा हम छेड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की जजमेंट से एक नया अंबार खुल जाने वाला है, क्योंकि अब होगा ऐसा कि हर व्यक्ति कहेगा साहब वर्बली मेरी वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये पासवर्ड मांगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, लिहाजा मुझे रिलीफ दीजिए। और जब आज हमारे पास कोई निजता का अधिकार शामिल तो है लेकिन उसको लेकर कोई कानून नहीं है, तो वहां पर इस तरह की इंटरप्रिटेशन लाने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकता है। ये बात सही है कि हम हस्बैंड वाइफ तो जरूर हैं, लेकिन हम डेटा एंटिटीज हैं, तो हमारे को अपने डेटा का संरक्षण और उसकी प्राइवेसी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये दो लोग हैं जो साथ मिलकर जिंदगी की नाव को चला रहे हैं। अगर वो अपने दोनों लोग नाव चलाने के अलावा सिर्फ अपने फोन को बचाने की दिशा में रह जाएंगे या अपने पासवर्ड को ना शेयर करने की दिशा में रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता है होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह की जजमेंट आ गई तो जो लोग फिराक में रहते हैं कि चलिए साहब हस्बैंड को तंग करना है, वाइफ को तंग करना है, उन्हें एक और ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो जजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो एटलीस्ट आईटी एक्ट में तो कवर होते नहीं है, क्योंकि आईटी एक्ट जो है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो स्पष्ट तौर पर इस तरह के मामलों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ है। अगर आप इस तरह की जांच कर रहे हैं और इस दिशा में कानून जा रहा है तो आप अपने अदालतों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब मुकदमों का अंबार आ जाने वाला है इन प्रिविलेज ग्राउंड्स पर, जिसमें कोई सबूत नहीं होगा। हस्बैंड या वाइफ कहेगा इसने वर्बली मुझसे पूछा, दूसरे तो आपका मेरा वर्बल टेस्टमनी है, आपका वर्बल टेस्टमनी है, तो अदालतों का काम ज्यादा बढ़ जाने वाला है। मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। जो मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर तू मैं हम प्राइवेसी के करने लग जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम मैरिज इंस्टीट्यूशन की जो प्रथा है उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए इसी नोट पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कि प्यार में या रिश्ते में जो है वो प्यार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। गोस्वामी जी, अब पवन सर ने भी बहुत सही मुद्दा हाईलाइट किया कि ऐसे तो अगर हम देखें तो केसेस का अंबार खड़ा हो जाएगा। हाल ही में हमने देखा
देखा है कि कोर्ट ने जो है पति पत्नी की रिकॉर्डिंग्स को भी मान्य कर दिया है डिवोर्स के केसेस में। व्हाट्सएप चैट्स को भी जो है अब मान्यता मिल गई है, एज अ प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सही दिशा में जाए और इसकी जो नींव है, जो ठोस नींव है, वो बनी रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपसी कले जो होते हैं वो आपस में सुलझने की बजाय अब कानून या कोर्ट के दरवाजे पर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? मैडम, सबसे पहली बात तो ये कि जो हम चारों ही आपके यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, ये पहला चैनल होगा जहां हम चारों आपस में मतभेद नहीं रख रहे हैं, सबका एक ही राय है। नहीं तो अदरवाइज आप देखो चैनलों पे एक टॉपिक ले लो, क्या लड़ाई होती है, क्या झगड़ा होता है। मैं तो उसी वजह से जाने को भी मन नहीं करता है। यहाँ तो कम से कम मैं तीनों को प्रणाम करता हूँ कि तीनों का सोच एक है। लेडीज हैं वो जेंट्स की तरफ बोल रही हैं, हम जेंट्स होकर कुछ लेडीज की तरफ बोल रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बात है। मेरा कहना यह है, ये आज से नहीं है। जब 406 498 आया था तो मैंने ये कहा था, वुमेन सेल बनी थी 86 85% के अंदर, कि ये तुम घर बसाने का सेक्शन नहीं ला रहे हो, ये घर तोड़ने का सेक्शन है। यस, एग्जैक्टली। ऐसे जब 354 आईपीसी आया था, आज स्थिति ये मैडम आप उठा के देख लीजिए, पूरी दिल्ली में कोई बाहर के लोग नहीं बनाते कंप्लेंट, वकील ही बनाते हैं कंप्लेंट, परिवार वाले हम लोग ही बनाते हैं। आज 354 हर फादर इन लॉ के खिलाफ। आज फादर इन लॉ तो ऐसे डर गए कि उन्होंने समझ लिया कोई बच्चा बना के मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हर केस के अंदर कार में खड़े हो तो तुम 354 का मुकदमा। तो प्रैक्टिकल ना तो लेजिस्लेचर देखती है, ना ही प्रैक्टिकल कोर्ट देखती है। वो अदालत में ऑर्डर पास करती है, जजमेंट देती है। लेजिस्लेचर में जहां शोर मच जाता है, तब संसद के अंदर वहां जजमेंट पास होता है। जबकि सबकी बहन है, सबकी भाभियां हैं, सबकी पत्नी है, सबकी माँ है। ये तो रिश्ता सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो आपने कहा कि अंबार लग जाएगा, आप डोमेस्टिक को बता दीजिए, डोमेस्टिक का मुकदमा ये जो बना, एक्ट बनाने का कोई फायदा हिंदुस्तान में हुआ तो कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि प्रैक्टिकल तो है नहीं। एक लड़की एक मुकदमा डालती है, उस मुकदमे में 6 महीने की डेट आती है, 6 महीने के बाद दूसरी, वो दुखी होकर कहते हैं जी इसको निपटा दीजिए जिस तरीके से। अब ये जो ये बताया है प्राइवेसी वाली, इसमें मैं एक लाइन दूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहता। इसमें आप ये समझ लीजिए कि कहां तो अभी मीनाक्षी जी ने भी बताया, साक्षी जी ने, कि ये एक आपसी प्यार का मामला था, एक निजता का मामला नहीं है, कॉन्फिडेंस का मामला है कि हम पति पत्नी हैं। जब हम हर चीज शेयर कर सकते हैं तो क्या तो पति पत्नी से छिपा सकता है, क्या पत्नी पति से छिपा सकती है। लेकिन जब वो कंप्लेंट डालने वकील के पास आएगी तो वो हर लड़की अब एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना शुरू कर देगी कि इन्होंने मेरे पासवर्ड जबरदस्ती मांगे, इन्होंने मेरी बैंक की डिटेल मांगी, इन्होंने मेरे से ये चीज मांगी। एक सेक्शन और ऐड हो जाएगा, जैसे 354 होता है। मैं इस जजमेंट के बिल्कुल ना ही प्रैक्टिकल जजमेंट है, ना ही थ्योरेटिकल जजमेंट है। और पुरुषों के पक्ष में फिर आप क्या कहेंगे? नहीं तो पुरुषों के पक्ष में कौन सी लाइन ऐड हो जाएगी? नहीं, इस पुरुषों के खिलाफ एक लाइन, हर लड़की एक लाइन और बढ़ा देगी। नहीं तो पुरुष भी तो डिवोर्स लेंगे ना, तो वो फिर क्या बोलेंगे? पुरुष का तो लेडी ले ही नहीं सकती, समझो। पुरुष की तो कहेगी इसे बताता ही नहीं है मुझे, सारी चीजें ऑफिस में रखता है हर, क्योंकि कंप्लेंट तो लड़के के खिलाफ होनी है ना, लड़की के खिलाफ इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कविता। लड़की के खिलाफ कोई प्रोविजंस नहीं आना इसमें तो ये आएगा कि लड़के ने मारपीट करके, मैं पहले बता दूं पूरे देश में यही लाइन आएगी, दुग्गल साहब, मारपीट करके जबरदस्ती मुझसे मेरा पासवर्ड लिया, ट्रांजैक्शंस किए, इसने मेरे निजता का हनन किया है। एक सेक्शन उसमें और ऐड हो जाएगा, जैसे 354 ऐड हो रहा है, एक 377 था वो बड़ी मुश्किल से हटा है, ये सेक्शन और एक्स्ट्रा उसमें लग जाएगा। इस तरीके के जजमेंट अदालत में बैठ के देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो पति पत्नी, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा इस चैनल के माध्यम से, और इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, जो लड़की लड़के शादी, एक तो शादी नहीं हो रही है, पहले तो यही समझ लो, अब 30 के करीब लड़की है, 31 में लड़का है, 29 में जी, मेरे ख्याल से वो दूसरा मामला होगा कि लोग शादियां नहीं कर रहे हैं। पर आपने जो पहलू बताया, ये केवल पुरुषों पर लागू होगा क्या? ये पार्टनर्स की बात अब नहीं कर रहे हैं, दोनों स्पाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, लड़का कहां डालेगा? लड़का तो डोमेस्टिक वायलेंस डाल ही नहीं सकता। और सबसे पहले एक बात और कह दूं कि जिस समय बायोडाटा चेंज हो रहा है, एक्सचेंज, लड़के की तो आधी चीज आ ही रही है उसके अंदर कि भाई मैं ये कमाता हूँ, ये मेरा पुरुषों के लिए भी वाजिब हो जाए तो मामला तो मामला एक जैसा हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं।
मेरा ये कहना है इससे कविता जी, मुकदमों में हाँ, बरखा। मुकदमों में वृद्धि होगी। बरखा बोलिए। नॉट जेंडर न्यूट्रल, इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। लड़का कोई केस नहीं डाल तो सकता। जेंडर न्यूट्रल हो जाए तो ये मान्य है ना आपको? जेंडर न्यूट्रल हो जाए तो मैम, मान्य है? कविता मैम, यही तो मांग है कि इसे जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए। अगर हाँ, आप लेकिन सवाल तो ये है कि फिर शादी का आधार क्या है? साक्षी, जेंडर न्यूट्रल हो भी जाए, चलो चर्चा को उस ओर लेकर जाते हैं, मान लीजिए कि जेंडर न्यूट्रल हो गया है, तो फिर शादी का क्या होगा? मैम आप एक चीज बताओ मुझे कि लोग जनरली शादी करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमें एक साथी चाहिए होता है जिसके साथ हम अपने सुख दुख को बांट के पूरी जिंदगी अपनी बिताएं, राइट? तो हमारा जो मेन मोटिव जो है वो ये है कि हमें कंपेनियनशिप के लिए हमें एक बेस्ट चाहिए होता है। अब जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हो गया, वहां पे ऑब्वियसली आप अपने सारे मन की फीलिंग्स उससे शेयर करेंगे, तो वहां पे रिलेशनशिप ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट हो गया। वहीं पे अगर आपको सामने वाला पार्टनर आपसे चीजें छुपाए और बोले कि नहीं तुम मेरा फोन नहीं देख सकती और तुम मेरे फोन को चेक नहीं कर सकती, वहां पे डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई ऐसा क्या छुपा रहा है फोन के अंदर, कुछ कर रहा है क्या, किसी और से बात कर रहा है क्या, मुझे चीट कर रहा है क्या? तो जब आपके साथ चीट हो जाएगा तब जाके आप जागोगे। मुझे ऐसा लगता है वो इनिशियल फेज पे ही वो चीज क्लैरिफाई हो जाए ना। मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के पासवर्ड्स ऑलरेडी पता होने चाहिए कि ठीक है तो हर टाइम आपको फोन ही चेक करना है। हो सकता है आपको नॉर्मल यूज के लिए फोन यूज करना हो, आप इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों है? और एक वो जो होता है ना कि कई लोगों के एस्पेक्ट होता है कि कोई फोन मांग ले तो नहीं तुम्हें मेरे फोन में ऐसा क्या देखना, तुम्हें ऐसा मैंने क्या छुपाया, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। आपको इतने जवाब देने की जरूरत क्यों है? आपको इतने एक्सप्लेनेशन क्यों देने? इफ यू आर लॉयल एंड इफ यू आर ट्रू तो आपको इस चीज के लिए एकदम ओपन बुक की तरह होना चाहिए। इतना क्या छुपाने की जरूरत है? साक्षी, जो देखा जाता है, जो साक्षी जो आमतौर जी कविता जी मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। 2 मिनट बहुत ज्यादा होता नहीं होगा? पवन जी के पास मैंने एक ही सवाल पूछा आपको। जी बोलिए। हस्बैंड वाइफ को कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहले। अगर हम शादी जैसा पवित्र बंधन इसे अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो इंस्टीट्यूशन है फिनिश हो चुका है, लेकिन अगर अब भी हम चलाना चाहते हैं तो कंपैटिबिलिटी बहुत बिल्ड करनी है। ये जो शक जब बैठ जाता है तो वो शादी टूट जाती है। तो इसमें अगर हम ऐसी जजमेंट्स आएंगे, आई एम अगेंस्ट दिस जजमेंट बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस ऑलरेडी बहुत मिसयूज हो रहा है, अब इसके बाद और ज्यादा मिसयूज होगा और ये जो है लॉ ये लड़कों के ऊपर बहुत भारी होगा, तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। ऑलरेडी कोर्ट ने बार बार चिंता जताई है, चाहे वो 498 की हो, चाहे रेप कानूनों की हो, और हमने बहुत सारी प्रीवियस में इन बातों पे चर्चा करी है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसमें हम दोनों को डे वन से एक दूसरे की काउंसलिंग फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड, ये सारी बातें, फाइनेंसेस, हर एक चीज, अपना पास्ट, हर चीज डिक्लेयर करनी चाहिए, जिससे कि आप एक फ्रेंडशिप हम ये क्यों सोच रहे हैं हम ये क्यों सोच रहे हैं कि रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाएगी? हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि लोग ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे? उनको पता होगा कि ये रिश्ता बन रहा है और इस बिना पर बन रहा है कि आपको ये तमाम जानकारियां साझा करनी होगी। ये एक नींव क्यों नहीं बन सकती है पवन जी रिश्ते की? रिश्तों की चौकीदारी करना पवन जी अब कितना सही हो जाएगा फिर? नहीं, एक सेकंड में और कहूंगा मैडम। एक सेकंड सर, पवन सर ने बस एक ही बार जवाब दिया, सॉरी आपको रोकूंगी। पवन सर, मैं मानता हूं कि देखिए अगर आपने रिश्ते बनाने हैं तो दोनों लोगों को उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, और अगर आप एक दूसरे के साथ अपने पासवर्ड ही छुपाने लग गए तो आप कंट्रीब्यूशन क्या कर पाएंगे? और अगर आपको यही डर लगा रहा कि देखिए मेरी वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने मेरे पर खिलाफ कंप्लेंट कर देनी है, तो आप अधिकांश तौर पर अपना पूरा ट्रस्ट वहां दे ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है जब हम जजमेंट्स लेकर आए तो जुडिशरी का दायित्व बन जाता है कि वो उसको होलिस्टिक सामाजिक परिवेश में देखें, जो हिस्टोरिकल हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दृष्टिकोण से देखें। ये नहीं कि हम कानून की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दें। कई ना कई बार ऐसा होता है कि कानून की हम इंटरप्रिटेशन देते हैं लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है समाज पर, इंस्टीट्यूशंस पर पड़ सकता है। हमें होलिस्टिकली देखना है, और आज की तारीख में कोई कानून नहीं कहता कि साहब अगर आप मुझसे मेरा पासवर्ड मांगते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है। मैंने आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, कहानी खत्म हो गई, इसमें कोई ऑफेंस नहीं हो गया। लेकिन अगर आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस की दिशा में ले आएंगे तब कहीं ना कहीं सेमी क्रिमिनलिटी के सेमी लायबिलिटी लेकर आएंगे। वहां पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें सोच विचार करके, शोध कर, चिंतन कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पे आगे बढ़ गए तो हमें बहुत सारी खाइयां मिलेंगी। उन खाइयों में
पति पत्नी दोनों गिरेंगे और अल्टीमेटली नुकसान बच्चों का होगा, नुकसान इंस्टीट्यूशंस का होगा और शादी का होगा और समाज का होगा। तो होलिस्टिकली अप्रोच लें तो अच्छा रहेगा। जी गोस्वामी जी, आप कुछ बोल रहे थे। एक लाइन कह रहा था मैडम। हाँ, जो ये बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक है कि यदि हम सबकी एक ही राय चल रही है, आपकी भी, कि यदि ये चीज पहले क्लियर हो जाएगी बिफोर मैरिज ही, तो हो सकता है जो गलत व्यक्ति है आइदर दिस साइड और दैट साइड, वो शादी करेंगे ही नहीं, इस बात के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जब पहले क्लियरिटी हो जाएगी भाई देखो फ्री रहेंगे हम दोनों, जब हम एक दोस्त बन रहे हैं, एक तो वैसे ही एज घटती जा रही है, हम इतनी एज पे शादी कर रहे हैं, क्लियर रहेंगे, तुम ये कमाते हो, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, आप इसमें तैयार होते हो सकता है 25 से 30% डाइवोर्स घटेंगे और 25 से 30% शादी करने का फैसला भी घटेगा। जो छिपाएगा व्यक्ति, मैं मैडम एक बात बड़ा क्लियर करने क्यों, मेरे पास तो दिन भर 10 से 12 केस पर डे नए आते हैं। मैं बताऊं इवन हनीमून पीरियड पे भी यदि वाइफ बाजार गई है या हस्बैंड बाथरूम गया है तो एक दूसरे ने देख लिया, ऐसे कम से कम मैंने 20 डाइवोर्स कराए। केवल वहां उसने उसके फोटो देख लिए, उसने उसके पासवर्ड चेक कर लिया, उसने उसकी पुरानी हिस्ट्री चेक कर ली, उस केवल इतने इतने से पॉइंट पर डाइवोर्स हो गए। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जो हम चारों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कोर्ट को एक ये देना चाहिए कि शादी से पहले हर चीज क्लियरिटी होनी चाहिए, या ये क्लियरिटी होनी चाहिए भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारा, मेरा पैसा मेरा, हमारे तुम्हारे बीच में फाइनेंशियल कोई नहीं रहेगा बीच में, हम केवल पति पत्नी रहेंगे और खर्चा हस्बैंड करेगा। इसके अलावा कोई रास्ता इसका नहीं बनता है। क्लियरिटी बिफोर मैरिज होनी चाहिए, तो आधे जो लोग हैं वो शायद शादी ना करें। मेरे ख्याल से चर्चा बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। और जैसे कि हमेशा से ये मुहावरा और ये कहावत चलती आई है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, किसी और संदर्भ में इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मौजूदा मुद्दे में देखा जाए तो रिश्ता दो लोगों में बनता है, पति में और पत्नी में। उसमें ना ही एक दूसरे के माता पिता की कोई जगह होती है, किसी और रिश्तेदार की होती है, और ना ही कानून की होती है। आपसी समझदारी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि अगर वो किसी रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ सकता। मेरे ख्याल से इसी नोट पे इस चर्चा को भी मैं समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिरकत की और इस गहन मुद्दे पे चर्चा की। मुझे भी इजाजत दे आज, नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। और NRI? अरे उससे याद आया, एक NRI अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI NRI अकाउंट। इजी है। NRI